नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी की शपथ तैयारियां हो रही है। उनके साथ कैबिनेट भी शपथ लेगा और वह पहला मौका होगा जिससे पता पड़ेगा कि नई बोतल में पुरानी शराब भरी जा रही है या नहीं। नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो किया है उसमें सब कुछ नया, अनहोना और एकदम परिवर्तन का संदेश था। उन्हें जनता ने इतना बहुमत दिया जिससे वे फ्री होकर काम करें। उस नाते उनकी परीक्षा कैबिनेट के गठन से होगी। यदि वे पुराने पैमानों या कि जात, पात, धर्म, प्रांत, ग्रुप आदि पर अपने मंत्री बनाते हैं तो मैसेज नया नहीं जाएगा। हिसाब से नरेंद्र मोदी को उन्हीं को कैबिनेट में लेना चाहिए जो काम करने वाले हैं, जिससे काबिलियत, ईमानदारी, वैचारिकता और मिशन का मैसेज जाए। टेक्नोक्रेट भले न हो लेकिन साफ सुथरे और कुछ करने में समर्थ टीम का मैसेज जाना जरूरी है। हिसाब से कई मुख्यमंत्री, संघ पदाधिकारी और बुजुर्ग नेता अपने अपने नाम लेकर घूम रहे हैं। आला 4 मंत्रालयों को लेकर भी लॉबिंग हो रही है, लेकिन उनमें मोटे तौर पर वे ही चेहरे होंगे जिनसे नरेंद्र मोदी का कंफर्ट लेवल है। यह नहीं हो सकता है कि राजनीतिक मामलों या सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में उन्हें काटने वाला कोई चेहरा बैठे। संदेह नहीं है कि इस समय टीम बनाने में नरेंद्र मोदी की कसौटियों का सवाल अहम है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और सुर्खियां। शुरुआत गपशप से करते हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में कई अहम वजारतों का खाका बदलने वाला है। बताया जा रहा है कि कई वजारतों में नए महकमे जोड़े या हटाए जा रहे हैं। आला 3 वजारतें दाखिला, खजाना और दिफा में तब्दीली किए जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे की एक अलग वजारत बन सकती है। वहीं वजारत तवानाई और वजारत ट्रांसपोर्ट की तौसी की जा सकती है। यानी कहीं सुपर मिनिस्ट्री बनाने की तैयारी है तो कहीं सुपर मिनिस्ट्री की ताकत कम करने का मंसूबा है। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला में से दाखिली सलामती का महकमा निकाल कर पीएमओ में शामिल किया जा सकता है। ऐसे ही वजारत खजाना में से महकमा रेवेन्यू को हटाया जा सकता है, उसे भी पीएमओ में जोड़ने की खबर है। दिफाई खरीद महकमा वजारत दिफा से निकालकर सीसीएस को दिए जाने की बहस चल रही है, जिसका सदर वजीर आजम होता है। अगर ऐसा हुआ तो 3 सुपर वजारतों के वज़रा के हाथ में कुछ ज्यादा हुकूक नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट, शहरी हवाबाजी, रेल और जहाजरानी को मिलाकर एक सुपर वजारत बनाई जा सकती है। ऐसे ही तवानाई की एक ही वजारत होगी जिसमें रिवायती, गैर रिवायती और एटॉमिक सब तरह की तवानाई के महकमे शामिल होंगे। बुनियादी ढांचे की भी एक सुपर वजारत हो सकती है जिसमें शहरी तरक्कियात व रहाइश को भी शामिल किया जाएगा। कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए हुकूमत ने अपनी हिमायती पार्टियों को जो वजारतें दे रखी थी, तकरीबन वही वजारतें एनडीए की हाली जमातों को भी मिलेगी। बीजेपी के जराये के मुताबिक बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा हिमायती एडजस्ट करने हैं, इसीलिए पार्टी अपने हिस्से की भी कुछ वजारत हामियों को दे सकती है। बताया जा रहा है कि वजारतें मेहनत और मजदूरी भी किसी हिमायती पार्टी को दी जा सकती है। कांग्रेस ने ये वजारत अपने पास रखी थी। हालांकि बीजेपी के कुछ रहनुमा चाहते हैं कि पार्टी ने मेहनत और मजदूरी को लेकर बहुत कुछ कहा है, इसीलिए ये वजारत अपने ही पास रखी जानी चाहिए। जिस तरह से यूपीए में वजारत ज़राअत एनसीपी के पास थी, वैसे ही एनडीए में ये वजारत किसी हिमायती पार्टी को मिलेगी। ज्यादा इम्कान अकाली दल को दिए जाने के हैं। रसद, खुराक और सारिफिन मामलों की वजारत अलग कर दी गई थी, ये भी किसी हिमायती पार्टी को मिल सकती है। एनसीपी के खाते में रही बड़ी सनत की वजारत भी हलीफ जमातों को मिल सकती है। केमिकल व फर्टिलाइजर वजारत बीजेपी किसी हिमायती को दे सकती है। यूपीए में आरएलडी के पास रही वजारत शहरी हवाबाजी अगर अलग वजारत के तौर पर रही तो ये भी किसी हिमायती पार्टी को मिल सकती है। वजारत रेल पर कई हिमायतियों की नजर है, लेकिन बीजेपी इसे अपने पास ही रखेगी। शिपिंग, कपड़ा, पंचायती राज और छोटी सनअत की वजारत भी हलीफ जमातों के खाते में जा सकती है। वैसे तो वजारतों की तकसीम में कई किस्म की बहस हो रही है और सबसे खास इस बात की बहस है कि मोदी पुराने पैमाने और तौर तरीकों पर वजीर नहीं बनाएंगे। लेकिन इस साल आधा दर्जन सूबों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, इसीलिए वजारत की तकसीम में इन सूबों का खास ध्यान रखना होगा। वजीर आजम बनने के बाद मोदी का असली चैलेंज इन सूबों के इंतखाबात में होगा। उनके लिए ये जीतना अहम होगा, वरना बीजेपी की हवा बिगड़ने की शुरुआत हो जाएगी। तभी माना जा रहा है कि जिन सूबों में इंतखाबात होने वाले हैं वहाँ से ज्यादा वजीर बनाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के इंतखाबात बीजेपी के लिए सबसे अहम है।
इसीलिए बीजेपी और शिवसेना के रहनुमाओं को हुकूमत में खास जगह मिलेगी। नितिन गडकरी से लेकर गोपीनाथ मुंडे और किरीट सोमैया से लेकर पूनम महाजन तक बीजेपी के कई रहनुमाओं को हुकूमत में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। इसी तरह झारखंड से कम 3 वजीर बनाए जाने की बहस है। आदिवासी, पसमानदा और आला बिरादरी तीनों ग्रुपों से वजीर बन सकते हैं। यूपीए हुकूमत में दिल्ली के 3 वजीर थे। मोदी हुकूमत में भी 2 वजीर बनाए जा सकते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात होने वाले हैं। इन 2 सूबों की भी हुकूमत में अच्छी नुमाइंदगी रहेगी। बिहार और उत्तराखंड पर भी खास नजर रहेगी, क्योंकि इन 2 सूबों में कभी भी इंतखाबात कराए जाने की नौबत आ सकती है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश के मूड को बूझ सकेंगे। वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी के हल्फ बर्दारी तकरीब को पुरवकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनूब एशियाई ममालिक के सरबराहों को भी मदऊ किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद समेत तमाम सार्क ममालिक के सरबराहों को वजारत खारजा के जरिए से हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने के लिए दावतनामा भेजा जा रहा है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के जरिए पाकिस्तानी वजीर आजम को दावतनामा भेजा जा चुका है। सार्क ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे पड़ोसी ममालिक शामिल हैं। नरेंद्र मोदी 26 मई को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे। बीजेपी की जानिब से सार्क ममालिक के सरबराहों को दावतनामा भेजे जाने पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा है कि एक अच्छा कदम है। खासकर पाकिस्तानी वजीर आजम को बुलाना उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 13 साल तक गुजरात के वजीर आला रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने आज इस्तीफा दे दिया। उनकी हुकूमत में रेवेन्यू वजीर रही आनंदीबेन पटेल उनकी जगह वजीर आला होंगी। मोदी के इस्तीफे के बाद आनंदीबेन को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का रहनुमा मुंतखब किया गया। वो गुजरात की पहली खातून वजीर आला होंगी। आनंदीबेन के रहनुमा मुंतखब किए जाने से कबल नरेंद्र मोदी ने राजभवन जाकर गवर्नर मोहतरमा कमला बेनीवाल को अपना इस्तीफा सौंपा। उससे पहले उन्होंने गुजरात असेंबली के इजलास में बतौर वजीर आला आखिरी बार हिस्सा लिया। उन्होंने असेंबली को खिताब किया और कहा कि मुल्क के लोग ये जानने के लिए बेचैन हैं कि गुजरात मॉडल आखिर क्या है। उन्होंने कहा कि न भेदभाव के सबके साथ बर्ताव करना ही गुजरात मॉडल है। मोदी 26 मई को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। गुजरात असेंबली में अपने इख्तितामी तकरीर में मोदी ने कहा कि अब वजीर आजम की रिहाइशगाह में भी ढोकला और खाकरा खाने को मिलेगा। बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी की जानिब से दायर किए गए हत्या इज्जत के मामले में जमानत लेने के लिए बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने पर अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने उनको इस मामले में जमानत के लिए 10,000 रूपए का निजी मुचलका भरने को कहा था, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि ये उनकी पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ है। वो जमानत शीट दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा एक हलफनामा दे सकते हैं कि अदालत जब भी उन्हें बुलाएगी वो इस मामले में समाअत के लिए हाजिर होंगे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके लिए कोई नया रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद उनको अदालती हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें 23 मई तक हिरासत में रहना पड़ सकता है। मनीष सिसोदिया ने बाद में कहा कि जमानत लेने का मतलब जुर्म को तस्लीम करना है, इसलिए केजरीवाल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जल्दबाजी में दिल्ली का इख्तिदार छोड़ने के लिए दिल्ली और मुल्क के अवाम से माफी मांगी है। उन्होंने दिल्ली के लोगों से कहा कि जल्दबाजी में इख्तिदार छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में अब इलेक्शन कराने के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं दिख रहा है। केजरीवाल ने दोबारा हुकूमत बनाने के इम्कानात को खत्म करते हुए कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात कर कहा था कि वो अभी असेंबली तहलील न करें, क्योंकि उनकी पार्टी दोबारा हुकूमत बनाने के लिए दिल्ली के लोगों के बीच राय शुमारी कराना चाहती है और इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी इस तजवीज को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस मामले पर गौर व खौज किया है और महसूस किया है कि हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नजर नहीं आता है और इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। आम आदमी पार्टी के असेंबली अरकान का एक खेमा हुकूमत बनाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस ने हिमायत देने से साफ इनकार कर दिया है। लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी पहली बार अमेठी पहुंचे। दोनों भाई बहन ने अमेठी के इंतखाबी नताइज का तजिया किया और पार्टी के मुकामी लीडरान से इस मसले पर तबादला ख्याल किया। उसके बाद दोनों एक गांव में गए जहां पीर को आग लग गई थी और 60 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए थे। दोनों ने मुतासरा खानदान के अफराद से मुलाकात की और प्रियंका राहुल 1 घंटे तक उस गाँव में रुक कर लोगों को हुए नुकसान और राहती काम का मुआयना किया। राहुल गांधी को इस इलेक्शन में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने सख्त मुकाबला दिया था और राहुल गांधी गुज़िश्ता बार के मुकाबले कम फर्क से इस बार जीते थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
नरेंद्र मोदी जैसा कैबिनेट बनाएंगे उससे देश दुनिया जानेगी कि वे किस सोच में सरकार चलाने वाले हैं। मंत्रालयों के पुनर्गठन से भी मैसेज जाना है। यूपीए सरकार के छोड़े ढांचे में और पिछले प्रधानमंत्रियों की कसौटी पर ही मंत्री शायद नहीं चुने जाए। नरेंद्र मोदी दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान को बदलने की सोच लिए हुए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आगे कैसा काम करेगी इसका अंदाजा उनकी काबीना के चेहरे को देखकर लगाया जाएगा। उनको भी इस बात का अंदाजा है कि उनकी काबीना पर सबकी नजर है। अपनी शबी के मुताबिक उनको अपनी काबीना तश्कील देनी है। उनकी शबी एक सख्त हुक्मरां और खामियों के तई जीरो टॉलरेंस रखने वाले लीडर की है। इसीलिए माना जा रहा है कि वो ऐसी काबीना चुनेंगे जिससे काम करने की सलाहियत और ईमानदारी का पैगाम जाए। वो लोगों के दिमागों पर अच्छी छाप छोड़ने वाले चेहरे चुनेंगे, लेकिन ये काम इंतखाबी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए करना है। बीजेपी के पास भले ही अक्सरियत है, लेकिन उसे कई हिमायती पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत चलानी है और फिर अगले 4-5 महीनों में कई सूबों में असेंबली इंतखाबात लड़ने हैं, जिसमें लाजमी तौर पर बेहतर मुजाहरा करना होगा। इन तमाम मजबूरियों के बीच अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक काबीना को तश्कील देना आसान नहीं है। तभी गुज़िश्ता एक हफ्ते से बीजेपी के आला रहनुमा काबीना को लेकर पशोपेश में हैं। हालांकि मोदी ने कहा है कि वजीर बनने के लिए लॉबिंग नहीं की जानी चाहिए और रहनुमाओं को पार्टी के काम पर ध्यान देना चाहिए। इसके बावजूद पार्टी के लीडर अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। अगर मोदी इसके दबाव में आते हैं और हुकूमत बनाने के पूरे फॉर्मूले पर अमल करते हैं तो उसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। अब तक की हुकूमत जात बिरादरी रहनुमाओं के तई नर्म रुख या तजर्बे पर बनती थी। सही है कि ये जरूरी भी है, लेकिन जब लोगों ने वोट इस बात से अलग हट कर दिया है और मोदी की अपनी छवि इन पैमानों पर काम करने वाले लीडर की नहीं है, तो हुकूमत बनाने में भी ये सब बातें सामने नहीं रखी जानी चाहिए। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि गैर सियासी लोगों को या टेक्नोक्रेट को ही हुकूमत का जिम्मा दे दिया जाए या सिर्फ नौजवानों को हुकूमत में शामिल किया जाए और तजुर्बेकार लोगों को दरकिनार किया जाए। इन सब के बीच तवाजुन बनाने की जरूरत है। वजीर मुंतखब का वाहिद पैमाना काम करने की काबिलियत और ईमानदारी होना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ अलग और नया करने के चक्कर में पार्टी के अंदर किसी तरह का टकराव न हो, क्योंकि इसका भी पैगाम अच्छा नहीं होगा और पहले दिन से हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। वज़ीरा मुंतखब करने के साथ साथ वजारतों की असर नो तश्कील से भी हुकूमत के कामकाज के बारे में मुस्बत पैगाम दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा वजारत रखने की बजाय कुछ वजारतों को आपस में मिलाकर उनको ज्यादा काबिल बनाने पर गौर कर रहे हैं। कुछ वजारतों को हल्का बनाने और कुछ को भारी करने पर गौर किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे और तवानाई जैसे महकमों को सुपर मिनिस्ट्री के तौर पर बनाने की तैयारी हो रही है। इसमें तजुर्बेकार कायदीन और बासलाहियत माहिरीन व पेशेवर अफराद को रख कर अच्छा काम किया जा सकता है। मोदी पहली बार पार्लियामेंट में आए हैं। वो दहली के सरकारी निजाम से नावाकिफ हैं और यही उनकी ताकत हो सकती है। वो पुराने वज़ीर आज़म की तर्ज पर या दहली के सरकारी निजाम के मकरजाल में उलझकर अपनी सरकार बनाने की बजाय अपनी सोच और अपने इरादों की बुनियाद पर बनाएं तो ज्यादा कामयाब होंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अगले कैबिनेट पर चर्चा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पुराने ढर्रे पर कैबिनेट बनाया था। उनके साथ अलायंस की मजबूरी भी थी। वैसा कुछ नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। बावजूद इसके पासवान परिवार, शिवसेना, अकाली दल के मंत्री बनाने का दबाव होगा। कई तरह की दलीलों और दबावों में मोदी को अपनी टीम बनानी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, नरेंद्र मोदी को जितना भारी जनादेश मिला, बहुमत मिला, उसके बाद क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जब अपना कैबिनेट बनाएंगे तो पुराने जो ढर्रे में जो चले आ रहे पैरामीटर है उनको अलग रखकर वो नए सिरे से नए अंदाज में सोचते हुए नई बोतल में नई शराबी भरेंगे या पुराने अंदाज में पुराना रूटीन कवायद होगी? देखिए, जितना बड़ा जनादेश मिला है उसमें अगर वो ढर्रे पर ही सरकार चलाएंगे तो बहुत जल्दी बदनाम हो जाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि नरेंद्र मोदी समय समय पर अपने भाषणों में कई हिंट देते रहे। जैसे वो एक बात बार बार कह रहे हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका अर्थ ये निकलता है कि उनका कैबिनेट जंबो साइज नहीं होगा। ये एक हम निष्कर्ष हो सकता है कि शायद वो रीस्ट्रक्चरिंग भी कुछ मंत्रालयों का हो। अगर कम नंबर का कैबिनेट बनाना है तो कई महकमे मर्ज करने होंगे। अगर आपको ध्यान हो
जब शुरू में आजादी के बाद सरकारें बनी तो कई मंत्रालय इकट्ठे थे, बल्कि मेरा मानना है कि इंदिरा गांधी के समय तक भी बहुत सारे मंत्रालय इकट्ठे रहते थे। मुझे याद है माधवराव सिंधिया के पास सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे डिपार्टमेंट थे। तो अगर मिनिमम गवर्नमेंट की बात करनी है तो ये मानकर चलिए कि कैबिनेट छोटा होगा, मंत्रिमंडल छोटा होगा और ज्यादा बहुत बड़ा जंबो साइज नहीं होगा। ये बात तो वो क्लियर कट एक मैसेज दे रहे हैं जी। लेकिन उसमें ये कि जो पहले थी कि भाई हर वर्ग से लिया जाए, जात का रिप्रेजेंटेशन हो, प्रांत का हो, और ये कि उसके अंदर नए नहीं हो, पुराने ज्यादा चेहरे हो, पहली बार वाले नए हो, ये इस तरह की जो कसौटियां हैं उन पे क्या होगा? एक और संदेश उन्होंने अपने भाषणों में दिया है और अभी हाल ही में दिया है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव जीत कर आते हैं कितनी मशक्कत के बाद, उसका एहसास उन्होंने दिलवाया है। और उन्होंने ये बात कही है कि मेरा मानना है कि जो जनता के प्रति जिम्मेवार लोग हैं, जो चुनकर आते हैं, उनको अगर मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो वो ज्यादा प्रभावी तौर पर काम करते हैं। ये दूसरा संदेश उन्होंने दिया है। अब आपने जो बात कही है कि देखिए लोकतंत्र है, दलगत लोकतंत्र है। अब अगर कहीं जैसे मान लीजिए तमिलनाडु से एक बीजेपी का उम्मीदवार जीत कर आया, जम्मू से जीत कर आए, तो इन क्षेत्रों को जरूर देना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन देना होगा। और तीसरी बात जो नरेंद्र मोदी बार बार अपने संदेश में कह रहे हैं कि भाजपा ईस्टर्न बेल्ट में कमजोर है। अब जैसे देखिए केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इस पूरी बेल्ट का मुकाबला देखिए दक्षिण से। तो इसलिए इन क्षेत्रों में इनका प्रतिनिधित्व देंगे तभी तो आगे की 2019 में जो है इन क्षेत्रों में बीजेपी बढ़ेगी। तो इसके बाद एक और जो हमारे देश में बहुत समय से बात चलती है जातिवाद वाला, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति, इनका प्रतिनिधित्व तो समझ में आता है, लेकिन बाकी आप कास्ट में पोर्टफोलियो देने लगेंगे तो कोई अंत नहीं है। वो नहीं अंत होगा और उससे फिर कुछ क्वालिटी नहीं बनेगी, फिर कंप्रोमाइज होंगे। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि जो आवश्यक, जितना आवश्यक है उतना तो ये क्षेत्र को और जातियों को और वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपको केवल काम अच्छा करना ही नहीं है, आपको दिखना भी है। तो किसी भी वर्ग को अगर आप छोड़ेंगे तो उसका भी संदेश अच्छा नहीं जाता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे ज्यादा एक दबाव या जोर रहेगा जिस बात पर, वो रहेगा टैलेंट को, जी, परफॉर्मेंस करने वाला और बिल्कुल काबिल, क्योंकि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा जो परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं कि मेरिट है जिनमें। तो मेरिट, पार्टी का बैकग्राउंड, उनका अनुभव, उनका पार्टी में कार्यकर्ताओं के नाते जो इतना समय दिया हुआ है, और प्लस जो अलग अलग कमजोर क्षेत्रों से बीजेपी जीत कर आई है। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जहां पर बहुत सीटें मिली हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बैलेंस बनाकर उनको चलना पड़ेगा, और ये मैं मानता हूं काम आसान नहीं है। लेकिन यह फिर एक आपने जो शब्द करें बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाने के बजाय फोकस सिर्फ, मतलब बैलेंस बनाने की कवायद में 100% में से अगर 70% बैलेंस की एक्सरसाइज हुई और काबिलियत और जो परफॉर्मेंस के नाते कि ये फला करना, उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो जाएगा फिर बैलेंस के चक्कर में इतना ज्यादा। देखिए जितने लोग जीत कर आए हैं उनमें टैलेंट और मेरिट की इतनी ज्यादा मात्रा है कि आप अगर किसी प्रदेश से या किसी जाति वर्ग से आप टैलेंट ढूंढने मिलेंगे तो आपको कमी नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा बैलेंस इसलिए है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। नहीं देखिए मेरा कहना है टैलेंट की आप कह रहे हैं कि कमी नहीं है लोगों में, लेकिन 4 मंत्रालय, रक्षा, विदेश, वित्त और गृह मंत्रालय, 4 के लायक 4 बड़े नाम भाजपा में मुझे सब मतलब समझ में नहीं आते कैसे है। देखिए ये परसेप्शन की बात है। पार्टी में ऐसे आपके अनुसार 4 में अभी कोई फिट नाम बैठते हुए लगते हैं? देखिए मेरा मानना है कि बहुत ऐसे वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, तो मुझे नहीं लगता, बल्कि ये ज्यादा दिख रहा है कि वरिष्ठ लोग ज्यादा हैं और पद केवल आप जिनकी बात कर रहे हैं केवल 4 हैं। और अगर नहीं उन 4 के साथ में एक ये 4 इतने अहम है कि उसके साथ में प्रधानमंत्री के रूप में जो मंत्री 4 हो वो कंफर्ट लेवल वाले हो। उस कंफर्ट लेवल में फिर प्रॉब्लम है कि भाई आपको उम्र के तकाजे पर डॉक्टर जोशी, अडवाणी और फिर कंफर्ट लेवल पे सुषमा स्वराज का अलग फैसला करें तो फिर ले देकर 2-3 ही नाम बचते हैं। देखिए जब धोनी कैप्टन बने क्रिकेट के तो उनके साथ बहुत सीनियर लोगों ने भी काम करना स्वीकार किया। तो अगर परफॉर्मेंस उस सेंस में ये नहीं है कि जो पुराने वेटरन लोग हैं और वो अगर
परफॉर्म करने की स्थिति में हैं, जैसे क्रिकेट की टीम में होता है, तो उसमें समय पर रिटायर भी होते हैं। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि टैलेंट और मेरिट के लोग बहुत हैं, इसलिए टैलेंट मेरिट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके अनुसार क्या कुछ टेक्नोक्रेट भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, आम चर्चा ये है कि वित्त मंत्रालय नरेंद्र मोदी ऐसे किसी इकोनॉमी के एक्सपर्ट को दे सकते हैं, ताकि इंडस्ट्री में मैसेज अच्छा जाता है, बाहर विदेशों में जिन्होंने निवेश करना है उसमें मैसेज चला जाता है। सबसे बड़ा लाभ उसका ये होता है कि प्रधानमंत्री अपने उस टेक्नोक्रेट वित्त मंत्री को एक ब्रीफ दे सकते हैं कि मुझे 6 महीने में ये परफॉर्मेंस चाहिए और उसको करके दिखाइए। राजनेताओं में कभी कभी ये बात उतनी प्रभावी नहीं होती, इसलिए मेरा मानना है कि उसमें भी एक सुझाव चर्चा ये भी चल रही है कि कॉमर्स के नाते भी अनुभवी अपने खुद ही वो गुजरात से लाना चाहते हैं, पटेल का नाम चल रहा है उसमें। ये बात बिल्कुल ठीक जच रही है कि जिस व्यक्ति ने गुजरात मॉडल बनाया है, गुजरात वाले जो कंसेप्ट दिए वो किए, और उस व्यक्ति ने लो प्रोफाइल रहकर गुजरात में जो एक विकास का मॉडल तैयार किया इन्वेस्टमेंट, और उनको अगर वो अपने कॉमर्स मिनिस्टर के नाते दिल्ली में लाते हैं तो इसमें कोई किसी को हैरानी नहीं होनी है। आपके अनुसार सुषमा स्वराज क्या आला 4 पदों में होगी, क्या संभावना? देखिए, ये स्पेकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, मेरा अभी भी मानना है कि नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्टीरियोटाइप नहीं होगा, अलग होगा। यही इसीलिए मेरा मानना है कि पूरी कैबिनेट वाली जो कवायद है वो अंत में नतीजा बिल्कुल अजीब सा अलग ही आएगा निकल। मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होंगी। हाँ। हर समय हर कदम पर बहुत सारी ऐसी चीजें क्योंकि उन्होंने जितना जनादेश लिया है उसमें अगर संदेश नहीं जाएगा कि ही मीन्स बिजनेस, तो फिर बात अगर ढर्रे पर ही सरकार चलानी है तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों आए? तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कुछ लोगों को अप्रिय भी लग सकती है, लेकिन उन्होंने जो सामने लक्ष्य रखा है वो देश को जो जवाबदेही है उसको सामने भी रखा है, और उनका जो अभी तक का मिजाज है, जो अप्रोच है, उसमें भी वो आउट ऑफ बॉक्स वाले फार्मूले ला सकते हैं। शुरुआत से ये नजर भी आने चाहिए भी और आना भी सकते हैं। देखिए, गुजरात मॉडल की सफलता किस बात पर आधारित है? अगर उसी प्रकार से इंडिया मॉडल बनाना है तो आउट ऑफ द बॉक्स तो चीजें करनी पड़ेंगी, और वो अब उसमें पुराने स्टाइल से करेंगे तो फिर तो लगेगा कि कोई अंतर नहीं है। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।